मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा खौस और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। जुमा मुबारक। आज का दिन ज़ाहिर है हम नए नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज प्रोग्राम में यूँ तो मौसम की बात भी हम करेंगे। लग ये रहा है कि ठंड अन्य वाई आना शुरू हो गई है। अब वाकई बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है शोएब। अब हीटर चलाना पड़ता है सुबह सुबह ना, थोड़ी सी इतना आज मैं सुबह देख रही थी इस्लामाबाद का टेम्परेचर 9 था और मुजफ्फराबाद का भी 9 था और बाकी शहरों का थोड़ा सा इस्लामाबाद से और मुजफ्फराबाद से बेहतर था। बिल्कुल, मैंने याद इसलिए कर लिया कि मैंने सोचा मैं आपको भी बताऊंगी, व्यूअर्स को भी बताऊंगी। 9 टेम्परेचर था, 9 अच्छी खासी सर्दी होती है और अभी आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होगा। फिर सुबह सूरज देर से निकलना शुरू होगा, फिर हम ऑफिस से थोड़ी से लेट होना शुरू होके तो ये सिलसिला अभी चलेगा हमारा। अच्छा, वैसे अब ऐसा लगता है जैसे रात बड़ी तवील हो गई है। ज़ाहिर सर्दियों की रातें तवील हो गई हैं। एकदम अगर आंख खुले तो बंदा कहता है अच्छा अभी भी रात बाकी है। एक तो जल्दी हम सोने की आदत ज़ाहिर हो जाती है सर्दियों में, दिल करते बस आप बिस्तर में घुस जाएं और सो जाएं। तो रात तवील, नींद आराम से पूरी होती है, फिर भी दिल नहीं करता बिस्तर अच्छा, रात वैसे शुएब उतनी ही रहती है। हमें तवील इसलिए लगती है कि अंधेरा जल्दी हो जाता है, हम जल्दी खाना खाते हैं, जल्दी बिस्तरों में चले जाते हैं, फिर सूरज निकलता भी देर से है। तो हमारा अंधेरा होने से रोशनी तक का जो टाइम होता है ना, वो हमें लगता है कि भाई बहुत टाइम है हमारे पास। पहले क्या होता है गर्मियों में, स्पेशली गर्मियों में ये होता है कि सूरज गुरूब भी लेट हो रहा है, तुलू भी जल्दी हो रहा है, तो हम थोड़ा सा टाइम सोते हैं। जितनी देर अंधेरा होता है वैसे हम रोशनी में जागने के आदी हो। तो 5:15 के बाद वैसे भी शाम में आपको लगता है कि बस गुड नाइट टाइम हो गया। मैं सोचती हूँ उन ममालिक में क्या माहौल होता होगा जहाँ पे 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, एग्जैक्टली, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह, वहाँ पे वाकई जिंदगी बड़ी मुख्तलिफ होती है। अच्छा, क्यों ना बात क्रिकेट के मैदान की सबसे पहले कर लें, बहुत जरूरी है। कल इंडिया को हमने फाइनल में पहुंचने से पहले आउट करवा दिया है अपनी दुआओं से। हम पहले ही कह रहे थे कि हमारी दुआएं रंग लाएंगी भाई। अच्छा, इतनी आसानी से, इतनी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसकी तरफ भी लोग जरा इशारा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कोई भी इनमें प्लेयर ऐसा नहीं है जो T20 के लिए नया हो। दे आर ऑल एक्सपीरियंस प्लेयर और मैं समझता हूँ कंपटीशन। अब आपने बात करें स्कोर की, देखिए जिस तरह की पिच है मेलबर्न की, मैं समझता हूँ कि इसमें कम से कम अगर आप 160 170 कर लेंगे तो यू कैन कॉल इट ए फाइटिंग स्कोर, बट इट विल नॉट बी ए सेफ स्कोर। सेफ स्कोर के लिए मतलब ये बात सर कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो फिर पाकिस्तान को बैट फर्स्ट करना चाहिए। देखिए ये डिपेंड करता है वेदर पे। अगर फर्स्ट करिए बारिश हो जाती है, रेन सोक पिच होती है, तो फिर तो नेचुरली जो भी आएगा वो कोशिश ये करेगा कि पहले बॉलिंग कर ले। दूसरी बात ये है कि ये दिस इज विल बी ए, तो उसमें बैटिंग जो है कंपैरेटिवली इजी होगी। तो डिपेंड्स ऑन दी वेदर कंडीशन। मगर अगर फर्स्ट करिए कुछ बारिश नहीं होती है, प्लेन होता है, दूसरी टीम को देने के लिए कोशिश करेंगे और मैच के उसको बना के 45-50 स्कोर कर देते तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और उसको बिल्डअप करने के लिए आपके पास इफ्तिखार हैं, शादाब हैं, इस मैच में भी वो रन करेगा क्योंकि हाई डिलीवरी है जिसकी। सर वैसे भी हम एक दूसरे की, जैसे आपने कहा, स्ट्रेंथ और वीकनेस से तो वाकिफ ही है। इंग्लैंड पाकिस्तान पहले ऑलरेडी मैचेस खेल चुके, अभी हमारे पास कल का दिन भी है सोच विचार के लिए, टीम कॉम्बिनेशन में चेंजेस के लिए। तो क्या ये जो पिच आज जो ये प्रैक्टिस पिचेस पे गए हैं, कोशिश करेंगे जरा के करीब लोग इसमें मैच देख सकते हैं। इट विल बी रियल वेन्यू और मैं समझता हूँ जिस तरह की ये पिच है। और इंशाल्लाह आई एम श्योर मंडे को जब हम दोबारा बात करेंगे तो हम जीत ही के हवाले से बात कर रहे होंगे। यस, बहुत बढ़ते हैं आगे अगले मौजू की तरफ और थोड़ी मौसीकी की बात करते हैं। वैसे तो हर दौर में हम देखते हैं कि नए नए मौसीकार अपना नाम बनाते हैं, नाम कमाते हैं और हर दौर ने मौसीकी के मैदान में बड़े बड़े नाम पैदा भी किए हैं। इसीलिए पाकिस्तान से मुताल्लिक वैसे तो हर सेक्टर में ही हम कहते हैं टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बट इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है और इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन की जब हम बात करते हैं उसमें बहुत से ज़बरदस्त नाम नज़र आते हैं जो कि वक्त के साथ साथ पॉलिश होते चले गए। अब कुछ देर बाद आपको एक ऐसी ही मीठी आवाज़ की मालिका से मिलवाएंगे, निर्मला मगानी। कुछ तस्वीर आपको हम दिखा भी रहे हैं। बहुत जल्द इनका गाना रिलीज़ होने वाला है। थर से इनका ताल्लुक़ है, उमरकोट से, और जिस तरह से ये नाम बनाती चली जा रही हैं कि अब बहुत से लोग इनके माशाल्लाह मद्दाह हैं। और सबसे अच्छी बात ये, बड़ी बात ये है शुएब के बड़े बड़े आर्टिस्ट उनकी आवाज़ के मोतरफ हैं।
इतना अच्छा गाती हैं, इतना खूबसूरत गाती हैं कि बहुत से आर्टिस्ट चाहते हैं, बहुत से ऐसे लिखने वाले चाहते हैं कि उनके अल्फाज को निर्मला की आवाज़ मिले। तो लेट्स सी कि हमारे सामने भी क्या रिफाइंड प्रोडक्ट आएगा। आज हम उनसे गाना भी सुनेंगे, कोशिश करेंगे कि उनकी जो बातें हैं उनसे हम महजूज हों, लेकिन साथ ही साथ हम उनसे कुछ ऐसे गाने भी सुने जो वो प्लान कर रही हैं आने के लिए। ज़ाहिर है वो गा के नहीं भी बताएंगी, थोड़ा बहुत एंड तो हमें दे ही देंगी, तो हम उनसे पूछ लेंगे कि वो हमें क्या ज्वाइन कर चुके निर्मला मागानी, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम निर्मला, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा। यूँ तो बात होती रहती है, लेकिन आज इस तरह शो पे बात हो रही है तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। निर्मला, थोड़ा सा पहले बताएं कि थर का मौसम कैसा है? फ्लड्स के बाद जरा हम सिंध की बहुत बात करते भी आए हैं, वहाँ के हालात कैसे हैं? सबसे पहले तो आपका पीटीवी का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, टाइम दिया। और मौसम अभी बस थोड़ी थोड़ी सर्दी जो है स्टार्ट हुई है। अच्छा मौसम है अभी तक सिंध का। ओके, सही। चले अब निर्मला, चूंकि ज़रन रुहेल हयात साहब म्यूज़िक कंपोज़र हैं, कीबोर्डिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह, वो भी आपके इस तरह से मद्दा हैं। अली ज़फ़र साहब ने ट्वीट की, उन्होंने कहा कि एक गाना रिकॉर्ड कर चुके हैं आपके साथ और बहुत जल्द वो गाना सामने आने वाला है। तो मेरा ख्याल है पहले ज़रा बताएं कि अली ज़फ़र साहब के साथ कैसे कोलैबोरेशन आपकी हुई, कैसे कॉन्टेक्ट हुआ, लिखा किसने, सारी जर्नी कैसी रही? जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी रोहिल हयात साहब का, अली ज़फ़र साहब का, कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और शुरू से ही वो जो हैं सपोर्ट करते हैं मुझे। और बिल्कुल हमारा एक कोलैबोरेशन हो रहा है एक सॉन्ग, तो वो जल्दी आप सबके लिए एक बहुत बड़ा जो है सरप्राइज़ है और उम्मीद है मुझे कि आपको वो बहुत अच्छा लगेगा। ओके। सही। अच्छा निर्मला, ये भी बताइएगा कि आप कितना अरसा हो गया आपको गाना सीखते हुए, गाते हुए, और अली ज़फ़र जैसे बड़े आर्टिस्ट का तारीफ़ करना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी बात है, और आप उनके साथ भी आपकी कोलैबोरेशन जो है वो भी सामने आएगी। तो कितने साल लगे आपको इस जर्नी को यहाँ तक पूरा करने पहुँचाने में, में? हाँ। यस। जी बिल्कुल, मुझे अभी 5-6 साल हुए स्टार्ट हुए। तो मैं अभी सीख रही हूँ, ऑनलाइन सीख रही हूँ। और ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि वो उन्होंने मैंने मेरी छोटी सी कोशिश पे उन्होंने जो इतना उनके अल्फाज, ये मेरे लिए एक समझें एक बहुत बड़े अवार्ड से कम नहीं है। मैं बहुत शुक्रिया उनका करना चाहूँगी, रोहिल हयात साहब का, एलिज़ाबेथ साहब का। वो एक अच्छे आर्टिस्ट के साथ एक अच्छे इंसान भी बहुत अच्छे इंसान है, सबको सपोर्ट करते हैं, यंगस्टर को सपोर्ट करते हैं। और मैं भी उनमें शामिल हो गई हूँ, तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत निर्मला, शुक्रिया उनका। अली ज़फ़र से पहली मुलाकात आपकी कैसे हुई? क्योंकि थर जैसे इलाके में रह के एक बड़े आर्टिस्ट तक पहुंचना, उससे बात करना, अपनी आवाज़ पहुंचाना, ये बहुत बड़ा एक टास्क होता है, बड़ी जर्नी होती है। तो ये कैसे हुआ? जी हाँ, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो है यूसुफ सलाहुद्दीन बाबा साहब। वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उनके थ्रू ही हम पहुँचे हैं एलिज़ाबेथ साहब को। और ये मेरा भी बहुत बड़ा जो ड्रीम था, समझे, वो बहुत बड़ा ड्रीम था जो पूरा हो गया। मैं बचपन से ही उनका सॉन्ग सुनती आ रही हूँ, उनको पसंद, उनके गाने पसंद करती हूँ। तो सोचें आप, एक बड़ी ख्वाहिश थी जो पूरी हो गई मेरी। ज़बरदस्त और मैं निर्मला, अब अपने हम ज़रूर चाहते हैं, बिल्कुल अब गुफ्तगू भी करना कर रही हैं, हम ज़रा और कुछ सवाल भी करना चाहेंगे, लेकिन साथ साथ हम चाहते हैं कि आपकी इतनी प्यारी माशाल्लाह आवाज़ है, तो आज क्या सुनाएंगी हमें? क्योंकि जो वीडियो आपकी शेयर की रोहेल हयात सर, मैं तो चाहूँगा वही गाना, बट आपकी अपनी चॉइस भी है, कुछ सुनाइए भी। जी जी, मैं वॉइस सुना दूँ आपको, लंबी जुदाई? वही सुना जी जी। दीजिए। ओके, मैं सुनाती हूँ, थोड़ी सी कोशिश करती हूँ गाने की। बिछड़े अभी तो हम बस कर बरसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत ना आए तेरी याद आए
जुदाई सारे दिन उदास प्यार ओ रब्बा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई। थैंक यू। जबरदस्त। क्या बात है, क्या जबरदस्त। बात है निर्मला। क्या आपको रेशमा जी से मुलाकात का कभी इत्तेफाक उनकी जिंदगी में? जी नहीं, कभी नहीं। लेकिन आपने उनका गाया हुआ गाना इतना खूबसूरत गाया कि एक लम्हे के लिए लगा हम रेशमा जी को सुन रहे हों। निर्मला, इंस्पिरेशन कौन है आपकी म्यूजिक इंडस्ट्री में? निर्मला से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। निर्मला, आप हमें सुन पा रही हैं तो बताइएगा, इंस्पिरेशन कौन है आपका इंडस्ट्री में? वो जी सॉरी, म्यूजिक इंडस्ट्री में किसको फॉलो करती हैं, ज्यादा किसको सुनती हैं, इंस्पिरेशन किससे हासिल करती हैं? देखें, ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरे तो सारी फेवरेट हैं सब, जो हैं बड़े बड़े लेजेंड वो सब मेरे फेवरेट हैं। और एक मेरे लिए एक और बहुत बड़ी बात है कि वो जो भी मैं उनको पसंद करती थी शुरू से, उनके गाने, उन सब से मुलाकात हुई, उन सब का जो है मेरे सर पर एक आशीर्वाद के तौर पर एक है। तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए नहीं होगी। ठीक। और निर्मला, जो अली जफर साहब के साथ गाना आपने रिकॉर्ड करवाया, लिखा आपने खुद था वो? जी हाँ, बस छोटी सी कोशिश की है मैंने, उसकी ट्यून अच्छा। भी मैंने ही कोशिश की है। क्या ये मुमकिन है उसकी एक दो लाइंस? नहीं, ये अभी तो सिर्फ एक सरप्राइज है। अच्छा, सरप्राइज। वैसे जनरली हमने देखा अली जफर साहब को मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के साथ वो बड़ा अच्छा कोलैबोरेट करते हैं। हाँ। रूज के साथ बड़ा ये अच्छा उनका उनका गाना था। एक बहुत मैं समझती हूँ कि एक यूनिक स्टाइल है उनका। तो सबको पसंद आता है, डिफरेंट डिफरेंट वो करते हैं तो वो सबको पसंद आता है। बहुत अच्छा उनका एक जो स्टाइल, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा उनका लगता है हाँ। किस स्टाइल। जबान में है वो जो गाना जो आपका आने वाला है? ये राजस्थानी फोक। ओके, राजस्थानी। राजस्थान। अच्छा निर्मला, आप खुद बहुत खूबसूरत, आपने रेशमा जी का तो गाना सुनाया, खुद किस जबान में गाने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? उर्दू, पंजाबी, किसी और ज़बान में जो आपको लगता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, इससे अच्छा मैं गा ही नहीं सकती? जी, मैं ज़्यादातर अभी जो कोशिश कर रही हूँ वो उर्दू पे कर रही हूँ, और पंजाबी जो है मेरी फेवरेट, उस पे भी मैं कोशिश कर रही हूँ। उर्दू पंजाबी मेरे लिए बहुत जो है अच्छा रहता है, मैं उसको गाने की उर्दू कोशिश का ना करती गाना हूँ। अगर कोई अच्छा खूबसूरत सा अपनी पसंद का हमें सुना दें आप। ओके, मैं सुनाती हूँ आपको, गज़ल सुनाऊँ आपको मैं? बिल्कुल। ज़रूर ज़रूर। ओके, मैं आपको गज़ल सुनाऊँ। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसे बात किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वाह, वाह, बहुत क्या बात खूबसूरत। है। और निर्मला, चूंकि आप लिखती भी हैं, आपकी अपनी कुछ कॉम्पोजिशंस भी होती हैं, अपनी कोई कॉम्पोजिशन हम ज़रूर चाहेंगे कि अगर हम शेयर करना चाहें हमसे। जी हाँ, अभी वो मैं सुनाती हूँ आपको। जी जी। मैं हूँ हीर तू मेरा राजा, कैसा है तू ये तो बता जा, बैठे बैठे मैं थक गया, तेरा मुझसे यूं रुस जाना चंगा ना लागे रे माही, कैसे मैं तुझको समझावा, ओ सजना वे सजना, ओ सजना वे सजना, सजना वे।
वाह, बहुत आला, जबरदस्त। बहुत आला। निर्मला, क्या आपने किसी से तरबियत हासिल की या सिर्फ सुन के गाना सीखा आपने? जी, मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, उस्ताद अमीन जलोटा जी साहब से लेती हूँ, और उस्ताद गुलाम साबिर खान साहब है उनसे लेती हूँ, और भी बहुत हैं उस्ताद जी। तो उनसे मैं कोशिश करती हूँ कुछ सीखने की, क्योंकि ऑनलाइन जो सीखती हूँ वो, तो जितना सीखने की कोशिश करती हूँ उस पर ही काम करने की कोशिश करती हूँ। ज़बरदस्त। और निर्मला, कभी शिकवा भी करती हैं? इतनी अच्छी आवाज़ है, लोग इतने मद्दा आपके, जो भी सुनता है दीवाना हो जाता है इस आवाज़ का। कभी शिकवा किया आपने कि वो मौका नहीं मिला, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला जो कि आर्टिस्ट को जनरली मिल जाता है? ज़ाहिर है, जिस तरह आप देखें इतने बड़े नाम आपके वीडियोस को शेयर भी करते हैं, कोक स्टूडियो हो, दीगर प्लेटफॉर्म्स हो, यहाँ तक रसाई। मैं बस यही समझती हूँ, किसी से कोई शिकवा नहीं, बस मेरा जो है खुदा पर यकीन है, भगवान पर यकीन है, वो डेफिनेटली ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे मेरे लिए। तो बस किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस अपने मेहनत करती हूँ, कोशिश करती हूँ, बस मेरा काम उसी पे लेकिन फोकस है। कहाँ पहुँचना चाहती हैं, किस प्लेटफॉर्म पर चाहती हैं निर्मला कि आपको वो मौका मिले, उस प्लेटफॉर्म पर आपकी आवाज़ आए? देखें, ये अभी तक मैंने सोचा नहीं है, बाकी जो करेगा खुदा करेगा, उसी में खुशी है बहुत, इंशाल्लाह वेरी ज़रूर हम्बल, करेंगे। वेरी हम्बल। सही। अच्छा निर्मला, आपकी फैमिली सपोर्टिव है जब आप गाती हैं? पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं कि ठीक है, अच्छा गा रही हो, तुम्हें और आगे बढ़ना चाहिए? जी जी, उनकी सपोर्ट है, और स्पेशली मेरे भैया जो हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आज मैं हूँ तो उनकी वजह से ही हूँ। तो हालांकि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें म्यूज़िक कलो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इतना जो स्ट्रगल करने के बाद भी वो मुझे अभी तक सपोर्ट करे हैं, तो स्टार्ट में रिकॉर्डिंग ही वगैरह सपोर्ट के लिए करते आपको हैं। दूर दूर तक सफर भी करना पड़ता होगा? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बेशक हम जाते हैं सपोर्ट करने, और मैं समझती हूँ स्ट्रगल सभी करते हैं, तो इनमें से मैं भी एक शामिल हूँ। जो स्ट्रगल के बगैर आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। ठीक है निर्मला, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इंशाल्लाह जब ये आपका और अली ज़फ़र का गाना सामने आएगा तो दोबारा भी कोशिश करेंगे आपको भी और अली ज़फ़र को भी ज़रूर दोबारा से इनवाइट, फिर वो गाना सुने। अभी तो ज़रा नहीं सुना रही क्योंकि ज़रा भी रिलीज नहीं, सरप्राइज है ना, सरप्राइज और है, वो yes. सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है ना ऐसे, तो Yes. सब पहले गाना सुना दे तो फिर सस्पेंस ही नहीं रहेगा। तो अब जरा बात कर लेते हैं हम, जो हमने जिसका टीजर भी दिया था शुरू में, और वो टॉपिक है हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से मुतालिक। क्या हम अब देखते हैं जनरली, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, तालीम के मौके कम होते हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से हमारी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में पड़ जाते हैं जिनको ना हमारा माशरा एक्सेप्ट कर रहा होता है, ना उनके पेरेंट्स, ना फैमिलीज, कोई भी सपोर्टिव नहीं होता। यानी सलमा, आप ये देखिए, एक तरफ हम उन्हें मौका नहीं देते, हाँ। इन्वायरमेंट नहीं देते, दूसरी तरफ हम कहते हैं अच्छा ये एक्सेप्ट भी चीज नहीं करते उनको accept जो भी कर नहीं रहे करते। होते हैं। और जो कर रहे होते हैं वो पहले थोपा जाता है, फिर हाँ। कहा जाता है नहीं ये तो करते ही ये हैं। हाँ। तो ये जो मामला है ना ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के मसाइल का, इसको आज हम डिस्कस करते हैं। और बिलखुसूस आज हमने जो मौजू चुना है वो है कि किस तरह से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने खुद सोच लिया कि अपनी तकदीर को बदलना है, अपने हालात को बदलना है, जो चीज़ें साथ अटैच हो गई हैं उनको अपने साथ से हटाना है। ऐसे में दीनी तालीम की आज हम बात करेंगे। मदरसा हो, ट्रांसजेंडर्स का अपना हो, ट्रांसजेंडर्स वहाँ पर हों, तालीम हासिल कर रहे हों और आगे बढ़ने के जिस तरह के मौके दीनी तालीम हासिल करने के बाद उन्हें मिल सकते हैं, आज हम उस पर बात करते हैं। बिल्कुल, और हमें ज्वाइन कर रही हैं रानी खान। रानी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपको सेट पे देख के। और जब हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात होती है, हम पढ़ी लिखी सोसाइटी के तौर पे हम हमेशा चाहते हैं ना कि हमारे वो बहन भाई जिनको माशरे ने किसी भी वजह से पीछे छोड़ दिया वो आगे आए, उनको तालीम भी मिले, रोज़गार भी मिले, वो भी हमारी तरह बाइज़्ज़त तरीके से जॉब्स भी करें। जो भी एक्टिविटीज़ जिनकी मैं और शुएब बात भी कर रहे थे वो इसीलिए होती हैं कि मौके कम होते हैं। पहला ट्रांसजेंडर मदरसा बना, स्कूल बना, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वहाँ पे क्या होता है, किस तरह लोग वहाँ पे एडमिशन लेते हैं, किस एज के लोग आते हैं, कैसे उनको तालीम दी जाती है? माशाल्लाह से हमारे मदरसे में जो है वो एज नहीं है बिल्कुल भी, ठीक, किसी भी एज में ट्रांसजेंडर आ सकते हैं और एडमिशन बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल इजीली आ सकते हैं, एडमिशन भी मिलेगी आपको, वहाँ पे शेल्टर भी आपको मिलेगा, रोज़गार भी आपको फराहम किया अच्छा, जाएगा। रोज़गार भी मिलेगा जी। और इस मदरसे में एक तो ये है किस जगह पर, दूसरा दीनी तालीम भी है और दुनियावी तालीम भी है। आपने कहा एज डजंट मैटर, एज मायने नहीं रखता, एज मैटर नहीं करता, जिस भी एज ब्रैकेट का आ जाएगा ट्रांसजेंडर उसे एडमिशन दिया जाएगा। तो किस तरह से बैलेंस करते हैं, ज़रा दीनी तालीम भी आप दे रहे हैं और दुनियावी भी दे रहे हैं, तो किस तरह से बैलेंस कर रहे होते हैं? देखिए हम जो है फर्स्ट टाइम ट्रांसजेंडर्स को दीनी तालीम से आरास्ता करते हैं,
सेकंड टाइम में हमारे मोहल्ले के जो बच्चे हैं, करीब गुरबा इलाकों में हमारा मदरसा है, वो मुतफिद होते हैं, उनके लिए हमने आलिम रखा हुआ है। स्कूल जो है अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, अच्छा, लेकिन हम उनको इतना सिखाते हैं कि वो लिखना पढ़ना बोर्ड शोर्ड ये पढ़ सकें, एप्लीकेशन लिख सकें, बेसिक एजुकेशन दी जा रही है। जी, बेसिक रानी, एजुकेशन। इससे पहले क्या कोई मदरसा मौजूद था इस्लामाबाद की अगर बात कर लें ट्रांसजेंडर्स के लिए? आप इस्लामाबाद की नहीं, पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया में ट्रांसजेंडर मदरसा कहीं नहीं था। ये दुनिया का पहला ख्वाजा सरा मदरसा, दुनिया का पहला ख्वाजा सराओं के लिए मदरसा कायम किया गया है। कितना वक्त हो गया इसको? हमें 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गया। इस 1.5 साल में कितने ख्वाजा सरा अब आपके साथ हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और वो तालीम हासिल कर रहे हैं? हमारे पास 47 ट्रांसजेंडर्स, 47 ट्रांसजेंडर, उसमें 22 ट्रांसजेंडर हमारे पास मौजूद है। माशाल्लाह से काफ़ी ट्रांसजेंडर्स जो दीनी तालीम कुरान मजीद कंप्लीट कर चुके हैं और वो स्टॉल लगाते हैं मुख्तलिफ मराकज़ों में। मैंने देखा भी G11 मरकज़ में भी एक स्टॉल इसी तरह मैंने देखा, और वहाँ पे बल्कि बैनर भी लगाया होता है। जो भी वो कमा रही होती हैं वहाँ से, वो सारा जो एक आमदन है नज़र है, अपने अखराजात तो हैं लेकिन वो मदरसे को भी जा रहे थे कि हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट कि आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं उनको, वो मांग नहीं रहे आपसे, वो कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, बल्कि खुशियाँ बेच रहे हैं, मुस्कुराहट बेच रहे हैं, बच्चों के लिए खिलौने बेच रहे हैं। बच्चे अगर वहाँ से कुछ लेंगे, जो पैसा उन तक जाएगा वो इस मदरसे में जाएगा ताकि वो और ट्रांसजेंडर्स को वहाँ पर लाने में कामयाब हो सकें, आसानी के साथ कर सकें। अच्छा, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि 47 आपके साथ आए थे, अभी 22 आपके साथ जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ रोज़गार हासिल करने के लिए चले गए। स्टॉल्स ही लगाते हैं या कोई और भी तरीक़ेकार है कि? जी, हमारे वोकेशनल सेंटर भी है। और आपने पहले बात की कि वो ख्वाजा सरा जो वहाँ पे स्टॉल लगाते हैं वो मदरसे में पैसा देते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ठीक है। वो ख्वाजा सरा अपने लिए पैसा रखते हैं। हमारा हमारा गला होता है मदारिस का, वहाँ पे जो डोनेट करते हैं वो हम तक पहुँचता है। ठीक है, यानी वो जो टॉयज बेच रहे हैं, जो भी चीज़ बेच रहे हैं वो उनके अपने लिए है, वो उनके अपने अदरवाइज गल्ला है। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आई स्टैंड करेक्टेड जी, आप अगर सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आपने उस तरह से मदद करनी है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि दोनों बातें ज़रूरी हैं। एक कि आप उनसे ज़रूर ख़रीदें, किसी और दुकान से भी तो ख़रीदोगे, वहाँ से ख़रीद लोगे तो एक ज़्यादा सवाब की तरफ भी आप जाएंगे, सपोर्ट भी कर रहे हैं ज़रा उस ख्वाजा सरा को जिसको और कोई मौका नहीं मिला, हमने नहीं दिया, इस मुआशरे ने नहीं दिया। फिर वो गला जमा रखा है, अगर उसमें आप कुछ दे पाएंगे तो वो पहुंच जाएगा इस मदरसे तक, ताकि इनके लिए चीज़ें बेहतर करना आसान हो जाएगा। उसमें ज़रा आपने अगला स्टेप लेना है स्कूल की तरफ का, दुनियावी तालीम का। वेयर आर वी स्टैंडिंग, कब तक ये कर पाएंगे? मैंने फ़िलहाल जो है मुनासिब समझा है कि ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल जो है वो बनाया जाए। हॉस्पिटल बनाया, ये दुनिया का पहला ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल होगा। देखिए, हमारे हुक्मरान बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पिम्स में मैं अक्सर जाती हूँ, मेरा अक्सर आना जाना है, ख्वाजा सराओं पे काम करती हूँ, HIV पे, हेपेटाइटिस C पे, लेकिन कहीं भी कोई वार्ड जो है वो ख्वाजा सराओं के लिए नहीं है। और क्या वो काफ़ी तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। वहाँ की आवाम, वहाँ के डॉक्टर्स जो है बहुत ही मनफी रवैया। फॉर एग्जांपल एक ख्वाजा सरा, आप खुद कह रहे हैं कि आप जाती हैं जब पिम्स में किसी और हॉस्पिटल में जा रहे हैं जब वहाँ पे एक जगह मुख्तस नहीं है, एक वार्ड नहीं है उनके लिए इलाज मुआलजे के लिए, जब एक ट्रांसजेंडर किसी हॉस्पिटल में जाए और वहाँ पर ये सपोर्ट ना हो उसके लिए, तो वो क्या करता है? वो इलाज से भाग जाता है फिर? ऐसा नहीं है। हम जो है कोशिशें करती हैं, क्योंकि देखें सरकारी हॉस्पिटल में ये प्रॉब्लम होती है, प्राइवेट उन्होंने पैसा लेना होता है, प्राइवेट तो इलाज कर लेते हैं, वो ट्रीटमेंट मुकम्मल करते हैं उनका, लेकिन पैसा ट्रांसजेंडर्स के साथ कहाँ से आता है इतना? देखिए, इतना काम हॉस्पिटल बना रही हैं, हमने जो है वो माशाल्लाह से अपना ट्रांसजेंडर्स मदरसा बनाया, शेल्टर अपना बनाया, हमने एक बिल्डिंग खड़ी की और वो अल्लाह के नाम पे लगाई है। हम रहे ना रहे, क़यामत तक ये कंटिन्यू रहेगी हमारे लिए। हॉस्पिटल का आपने कहा कि बिल्डिंग खड़ी कर ली है, उसका काम कहाँ तक पहुँचा है हॉस्पिटल का? नो हॉस्पिटल की नहीं, अभी हमने बुनियाद का प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है, वो मदरसा और शेल्टर हमने कंप्लीट कर। अच्छा, मदरसे से रिलेटेड एक चीज़ जो मेरे जहन में थी, बात थोड़ी सी डिफरेंट डायरेक्शन में चलेगी तो वो अधूरी रहेगी कि आपके मदरसे में जो लोग दीनी तालीम देते हैं, क्या वो भी ट्रांसजेंडर हैं या उसमें दूसरे कम्युनिटी के भी लोग आते हैं? कभी किसी ने स्टेप फॉरवर्ड किया है कि हम चाहते हैं हम भी ख्वाजा सराओं को पढ़ाएं, दीन से आरास्ता करें? नहीं, ऐसा तो फिलहाल नहीं हुआ, क्योंकि माशाल्लाह से मैं खुद पढ़ी हुई हूँ, मैं खुद पढ़ाती हूँ अपने ट्रांसजेंडर्स को, और बच्चे जो आते हैं उनके लिए हमने आलिम रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, चलें इस गुफ्तगू हम कंटिन्यू करेंगे। जो हॉस्पिटल का जिक्र उन्होंने किया बड़ा अहम है, वो बुनियाद की बात उन्होंने की है, हम उस बिल्डिंग की बात ज़रूर करेंगे, कैसे हो पाएगा, किस तरह से ताउन आपके ताउन से ही हो पाएगा। एक ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, जो मदरसा बनाया गया और अब एक नया ख्वाब जो देखा गया, एक सेपरेट हॉस्पिटल फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, हम उसकी बात करें। रानी खान साथ मौजूद है और मुसलसल तस्बीह पढ़ रही हैं, जो देख के इतना अच्छा लगा, तो मैं ज़रूर पूछूंगा उनसे, ये तस्बीह हाथ में
और तस्बीह के दानों पे कुछ पढ़ते चले जाना, क्या पढ़ती हैं रानी? मैं अपने अल्लाह का जिक्र करती हूँ। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात क्योंकि एक बिल्कुल एक अलग रूप है और जो हम देख रहे हैं, जो कि देख के पता चलता है। इवन ब्रेक में कुछ गुफ्तगू हम कर भी रहे थे और ज़ाहिर है जिस तरह से वो अपना सोशल वर्क लेकर चल रही हैं फ्रॉम 1.5 ईयर, इट्स कमेंडेबल। और चूंकि इससे पहले बात हम हॉस्पिटल की कर रहे थे जिसकी बुनियाद पर तो बात हो गई, लेकिन किस तरह से अस्पताल की इमारत कायम हो जाएगी, कितना वक्त लगेगा, चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ेंगे, ज़ाहिर एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी होता है, कैसे मीट करेंगी? ये हमारी आवाम पे डिपेंड करता है कि ख्वाजा सराओं के लिए क्या करते हैं। काफ़ी सारे फलाई इदारे हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी NGOs हैं, अगर वो हमें सपोर्ट करें तो हम जल्द कामयाब हो सकते हैं। कोई किसी भी तरह सपोर्ट करना चाहे, कोई अगर सीमेंट लेके दे सकता है, कोई ईंटें लेके दे सकता है तो कंट्रीब्यूट करें, ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। और अगर हम आज कदम नहीं बढ़ाएंगे तो कल को हमारा माशरा वही खड़ा होगा जहां आज खड़ा है, हम बेहतरी की जानिब कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। रानी, आपका एक तवील सफ़र है जिसका हम ब्रेक में जिक्र भी कर रहे थे, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही आपके साथ, मेरे नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ, बहुत सी बातें जो मुझे नहीं पता थी या जो मुझे देखने सुनने को नहीं मिलती, मैंने रानी से सुनी और सीखी। रानी, इस सारे सफ़र में क्या क्या मुश्किलात उठाई आपने? ज़िंदगी का हर रंग देखा, पेरेंट्स से अलग रहना, एक डिफरेंट लाइफस्टाइल, उसके बाद दुनियावी के बाद दीनी तालीम की तरफ आना, चीज़ों को सीखना, अपने लोगों के लिए काम करना, इस सारे सफ़र में किन किन मराहिल से आप गुजरी? जब मैं एक मशहूर डांसर थी तो कोई चैलेंज फेस नहीं किया मैंने, हर कोई मेरा गर्विदा था, हज़ारों चाहने वाले थे हमारे, काफ़ी ख्वाजा सरा भी हमारे सिम्त में खड़े हुआ करते थे। लेकिन जब मैंने मदरसे का इनिशिएटिव लिया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने दुनिया का एक बहुत अनोखा काम कर दिया, वो भी पाकिस्तान में एज अ मुस्लिम। मदरसा बनाने के बाद मुझे पता चला कि कितना मुश्किल है अल्लाह का दीन, बिल्कुल भी आसान नहीं है, और वो भी पाकिस्तान में। लोगों ने मुश्किल ऐसे बना लोग भी दिया। हैं जो बाहर से मेरे साथ कॉन्टेक्ट करते हैं कि यहाँ कोई अजान नहीं होती, और जब आप हमें दुआ सेंड करती हैं सुबह तो हम बहुत मुतफिद होते हैं, बहुत खुश होते हैं। हम जब जॉब से जाती हैं तो हमारा टाइम और आपके टाइम में थोड़ा फ़र्क है, तो आपकी दुआ सुन के उसके बाद हम जॉब में जाती हैं। यहाँ तो हज़ारों दुआएं हैं, हज़ारों मसाजिदें हैं, लेकिन आप मसाजिदों को देखें खाली होंगे। पाकिस्तान में दीन सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि मुश्किल है, ट्रांसजेंडर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि हमें माशरा एक्सेप्ट ही नहीं करता, उस नज़र से हमें माशरा नहीं देखता जो हमने चेंज किया। हमें माशरा देखते हैं कि रानी तो मशहूर डांसर थी, रानी जो है वो गुनगुनाती थी। यानी जब रानी मशहूर डांसर थी तो रानी को हर कोई एक्सेप्ट करता था, लोग गर्विदा थे। जब रानी ने दीन की तरफ कदम बढ़ाया तो लोगों ने हाथ खींच लिया, बुरा भला कहना शुरू कर दिया। और मैंने जब ये काम स्टार्ट किया तो एक तमाशबीन, हम उसे अपनी ज़बान में कहते हैं, जो हम पे पैसा निछावर करते हैं, उसकी कॉल मुझे आई कि रानी क्या हाल है आपका, हमने फलां जगह पे फंक्शन करवाना है। मैंने कहा आपको नहीं पता चला? कहते क्या? मैंने कहा मैंने मदरसा खोल लिया है। तो वो कहका लगा के हंसा मुझ पर ना, मदरसा और आपकी कम्युनिटी और फ़ोन बंद कर दिया। मुझे इतना दुख हुआ, इतना और ये दुख हुआ। नादान लोग समझते नहीं कि दीन किसी की मीरास नहीं है, ये नहीं। सबके लिए है। बिल्कुल सबके लिए, लेकिन अल्लाह ने हमारा साथ दिया और देखिए हमने बिल्डिंग खड़ी कर दी अपनी। मैं किराए के घर में रहती थी, जब मैंने स्टैंड लिया तो उस वक्त सिर्फ 2 कमरों पर मुश्तमिल मेरा घर था, वो भी रेंट पे। सारे चैलेंजेस फेस करने के साथ साथ अल्लाह ने मुझे इनाम से भी नवाजा। क्या बात है। और इस मदरसे को आपने वक्फ कर दिया? मैंने बिल्कुल वक्फ किया इस मदरसे को, इस शेल्टर को, हॉस्पिटल को भी, हर चीज़ को वक्फ किया मैंने अल्लाह के रास्ते में। मैं सब कुछ खरीद कर भी उसकी मालिक नहीं हूँ, उसका मालिक अल्लाह है। वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, वो अल्लाह की है। मैं रहूँ ना रहूँ, ये ट्रांसजेंडर्स ये कम्युनिटी के लिए रहेगा जी। और ये सदका जारिया आने वाली नस्लें इससे मुस्तफीद। तो इसलिए आवाम से गुजारिश है कि इस सदका जारिये में आप लोग अपना हिस्सा ज़रूर डालें, क्योंकि ये क़यामत तक कंटिन्यू बेशक। और एक भूल समझ के नेकी कर ले। भी इसमें मैं बताना चाहती हूँ ज़रूर कि हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए नहीं सोच पाते, लेकिन वो हमारे लिए सोचते हैं। फैसलाबाद में एक ऐसा इदारा बनाया है जो यतीम बच्चों की कफालत करता है, और 6 माह पहले बनाया। 6 माह पहले बनाया। जरूर चाहिए उससे मुताल्लिक भी बताएं कि वो स्टेप कैसे लिया। जी, वो हमने वहाँ पे काफ़ी गरीब लोग, गरीब गुरबा लोग रहते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, वहाँ पे मेरी सिस्टर भी रहती है, मेरी फूफो भी रहती है। उन्होंने कहा कि हमें मदरसे की ज़रूरत है, काफ़ी दूर है मदरसा यहाँ से, तो बच्चियाँ जो हैं वो कुरान पाक बहुत शौक़ से पढ़ती हैं। हमने क्योंकि सवाब के लिए काम स्टार्ट किया तो मैंने मदरसा बनाया। फिर मुझे पता चला कि वहाँ पर खुराक की बहुत किल्लत है। मैंने वहाँ के सैब इक़्तिदार लोगों से अपील भी की, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। फिर मैंने इस्लामाबाद से राशन वहाँ भेजा। फिर मुझे पता चला कि ऐसे भी लोग हैं जो बच्चों को फेंक देते हैं,
फिर मैंने वहाँ ये इनिशिएटिव भी साथ ले लिया कि अब आप बच्चों को फेंके नहीं, हम उनकी कफ़ालत करेंगे। हमारे पास आया है, हमारे पास जो है वो आलमा भी है, हमारे पास वर्कर भी है। तो आप यहाँ लेकर आए, आपके बच्चों को घर जैसा माहौल मिलेगा। हम उन्हें दीनी और दुनियावी दोनों तरीके से रास्ता करेंगे। आप किन बच्चों की बात करें? ट्रांसजेंडर्स बच्चों की बात? मैं नॉर्मल बच्चों की बात कर रही हूँ। उनको फेंक देते हैं और वो आपने कहा कि नहीं हम उनको पालेंगे। कितने बच्चे ऐसे पाले? हमारे पास 7 बच्चे। 7 बच्चे हैं? 7 बच्चे माशाल्लाह। 7 बच्चे से फैसलाबाद, फैसलाबाद की हम बात करें, वहाँ पर 7 बच्चे ऐसे जिनको उनके माँ बाप ने, उनकी फैमिली ने छोड़ दिया और इन्होंने उनको अपना लिया। और क्या बात है। मैं सोच के मुझे खौफ आ रहा है वो लम्हा कितना मुश्किल होगा जब वालिदैन ने अपने उस लख्त जिगर को इस तरह से फेंका होगा। कैसे? और इससे पहले भी शुएब ऐसे वाक़यात होते थे, हम देखते थे अब्दुल ईदी ने एक झूला बना दिया कि खुदारा इन बच्चों को जान से ना मारें, इनको ज़मीन पे ना फेंकें, इस झूले में डाल दें, हम कफ़ालत करेंगे। रानी ने बड़ा खूबसूरत ये इनिशिएटिव लिया, काम शुरू किया। और ये वो लोग हैं, जब हम ख्वाजा सराओं की बात करते हैं, ये वो लोग हैं जिनको हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही। जब वो नाचते गाते हैं तो हम उन पे पैसे निछावर करते हैं, हम देखने भी जाते हैं, हम उनको घरों में भी बुलाते हैं, लेकिन जब वो दीन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं। जिस तरह उनको फेस करना पड़ा, दैट कॉल शी वाज शेयरिंग। एक चीज़ आखिर में और हम ज़रूर जानेंगे कि जिस तरह यू आर मेकअप आर्टिस्ट एज वेल और आप सिखाती भी हैं, आप सिलाई कढ़ाई भी सिखाई जा रही है, ट्रांसजेंडर्स को अपने पैरों पर खड़ा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्या क्या स्किल्स पे किस तरह से काम हो रहा है? बहुत अच्छा काम हो रहा है। देखिए ख्वाजा सरा जब अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे तो माशरा में कभी एक्सेप्ट नहीं बिल्कुल ऐसा। ये एक रोल मॉडल है जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। दीनी मदरसा, शेल्टर में उन ख्वाजा सराओं को जो है वो खाना पीना मिलता है, जो हर तरह के दुदकारे होते हैं, फैमिलीज़ के दुदकारे होते हैं, वो पेशेंट भी होते हैं, वो जो है अपनी ख्वाजा सराओं के भी दुदकारे होते हैं। देखिए अगर मैं एक हसीन हूँ तो मुझे हर ख्वाजा सरा एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन मैं बूढ़ी हो गई, मैं लाचार और बेबस हो गई। उन्हीं ख्वाजा सराओं ने सबसे पहले मुझे छोड़ना, जो कभी मुझे फंक्शन भी बुलाया करते थे। हमारा इधर उनको सपोर्ट करता है। वो लोग हमारे पास कोई काम नहीं करते। बाकी हम जो है वो मदरसे में ही स्किल सिखा रहे हैं, सिलाई सेंटर है। हम वो ख्वाजा सर जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको हम स्टॉल दे रहे हैं। जो पढ़े लिखे ख्वाजा सर है उनको हम मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों में जॉब भी दिलाते हैं। अच्छा, जॉब प्लेसमेंट भी हो रही है? क्या बात है। कोई एग्जांपल शेयर करना चाहें अगर तो? सिटीजन में 3 ट्रांसजेंडर्स हमने हमजा शफकात की मदद से जो उनको जॉब दी। मैं बहुत मशकूर हूँ हमजा शफकात साहब की, बहुत नेक दिल इंसान थे और मैं हमेशा उनके लिए दुआ गो हूँ। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया रानी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के बात करके। और जिस तरह से चेंज करा रही है सोसाइटी में, एक सोच में, एक अंदाज में, अपने काम से, वाकई तहसीन लायक तहसीन है ये अमल। और वाकई दे डिज़र्व आवर सपोर्ट। और सपोर्ट इस तरह से कि बड़े प्यार मोहब्बत से जाकर जो वो काम कर रही हैं, जिस तरह आपने भी कहा कि सीमेंट है, सरिया है, ईंटें हैं, जो आप उस हॉस्पिटल के लिए दे सकते हैं आप ज़रूर दीजिए ताकि वो हॉस्पिटल जल्द कायम कर सकें। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं अगले मौजू के साथ रहिए। Swung away high in the air and all the way as well over the head of each side. Has he hit that well enough? I don't think so, but it's going to. Maxwell looks to finish it, and he might have done it as well. 5 times 50 over men's World Cup champions, a team that can never ever be written off, and they've finally got their hands on a men's T20 World Cup trophy, and it is richly deserved.
वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात कर लेते हैं अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ाई ज़रूरियात की, जो हम खुद ही एज्यूम कर लेते हैं कि हमें मल्टीविटामिन्स खाने हैं, फूड सप्लीमेंट खाने हैं, हमें कैल्शियम और विटामिन डी, ये तो हम वैसे अन्यवाही खा लेते हैं, मतलब बगैर सोचे समझे कि हमें लगता है कि हम ज़रूर धूप में नहीं जाते तो विटामिन डी की कमी हो गई है, और फ्लू हो गया तो ज़रूर कैल्शियम की कमी होगी। और इवन कोविड में भी हमने ये देखा ना कि मेडिसिन के साथ एक मैंडेटरी वो बॉटल आती थी कि ये तो आपने खानी है ना सप्लीमेंट्स की। और जब बढ़ती उम्र के अफराद की हम बात करते हैं तो उनके हवाले से भी कहा जाता है जी कि आप इनको तो जरूर दे ही दें डाइटरी सप्लीमेंट। यानी हम खुद बन जाते हैं डॉक्टर सलमान, डॉक्टर शुएब और कहते हैं कि दे दो जी ये डाइटरी सप्लीमेंट। तो ऐसा नहीं आपने करना। आज हम डाइटरी सप्लीमेंट की बात करेंगे, किसको लेनी चाहिए और क्या इसका ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन डी लेवल्स अगर आपके बढ़ जाए तो फिर क्या होता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर कोमल राना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। डॉक्टर साहब सबसे पहले अगर एक्सप्लेन कर सकें हमें ज़रा विटामिन डी, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, इनसे मुतालिक तो हम सुनते रहते हैं, बट जब हम डाइटरी सप्लीमेंट्स की बात करें तो एक ब्रॉडर टर्म है, ये क्या क्या इसके अंदर आता है? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, काइंडली अपने क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? श्योर। डाइटरी सप्लीमेंट एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें क्या क्या आता है? स्टिल कांट हियर यू। चलिए हम दोबारा कनेक्ट करते हैं आपको ताकि हमारी आवाज़ ठीक से आप तक चली जाए, बिकॉज हम आज बात करना चाह रहे हैं बिलखुसूस जो सप्लीमेंट्स हम ले रहे होते हैं। और अच्छा, इसमें सलमा एक बात और भी होती है कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि सप्लीमेंट्स बनाती हैं जिसमें लिखा होता है कि ये ख़वातीन के लिए है, ये मर्दों के लिए, ये इस एज ब्रैकेट के लिए और ये इस एज ब्रैकेट के लिए है। तो ये कितना अहम है ये जानना, और क्या ये अगर एज ब्रैकेट मेंशन है तो वो ले लेनी चाहिए, या कि एक डायग्नोसिस होना चाहिए, एक टेस्ट होना चाहिए माइक्रोन्यूट्रिएंट का कि किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ के लेवल्स ड्रॉप हैं, ताकि बिलखुसूस हम वही चीज़ लें। ये ना हो कि हम बाहर नहीं निकलते तो चले आए वो हम विटामिन डी के एम्प्यूल्स मिलते हैं, हमें डाला और नॉर्मली जाके फार्मासिस्ट को कहते हैं कि अच्छा सा मल्टीविटामिन दे दें। मतलब आपने ऐसे ही मल्टीविटामिन खा लिया फार्मासिस्ट के कहने पे, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। डॉक्टर कोमल हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल डॉक्टर कोमल, आवाज आ रही है आपको? जी जी, देखिए सबसे पहली बात ये हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है, ठीक है। सप्लीमेंट्स कोई भी ऐसा सब्सटेंस, मिनरल या विटामिन जो कि हम अपनी डाइट को सपोर्ट करने के लिए ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले गलती क्या करते हैं कि हम सपोर्ट करने के बजाय उसको रिप्लेस करने लग जाते हैं, ठीक है। तो सप्लीमेंट्स आर जस्ट टू सपोर्ट योर डाइटरी हैबिट्स, ठीक है। हम लोगों ने उसको एज अ रिप्लेसमेंट यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर, ठीक है। अब उसके अलावा हर पर्सन के लिए हर सप्लीमेंट नहीं, इट डिपेंड्स। अगर आपकी जो दर्द हो रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब की डेफिशिएंसी है, उनकी डेफिशिएंसी, बट स्टिल वो विटामिन डी नहीं ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती। तो हम लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना। अच्छा डॉक्टर कोमल, माजरत के साथ लेकिन हम दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं आपको, बिकॉज थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन आ रही है तो फिर सही तरह बात हो नहीं पाएगी, समझ उस तरह से हम नहीं पाएंगे। इन अ मिनट और टू आई विल कनेक्ट हर अगेन, और हम कोशिश करेंगे कि ज़रूर हम इस बात पर भी जोर दें कि डायग्नोसिस कितना अहम हो चुका है आज के दौर में। अच्छा, मेरा भतीजा है, उसके यहाँ पे स्पॉट्स पड़े तो एज्यूम करना शुरू कर दिया सबने कि अच्छा शायद कैल्शियम की कमी है। अच्छा, नाखूनों में तो निशान। मैंने फौरन कहा कि भाईजान प्लीज डायग्नोसिस कराओ, इसका टेस्ट कराओ। मैं उससे मना रहा हूँ कि तुम्हारा एक ब्लड टेस्ट हमने करवाना है, वो मान नहीं रहा, तो मैं चाह रहा हूँ कि आज ही उसका टेस्ट कराएंगे। वैसे बच्चों का ब्लड टेस्ट सोते में नहीं हो सकता, मैं ये सोच रही थी। बच्चे को सोते हुए क्या पता लगता है, हल्की सी नीडल लगती है और बच्चे टेस्ट हो गया है ना। रात ही को मेरी बेटी ने याद किया, जिसकी ईयर पियर्सिंग मैंने करवाई है, उसने कहा बाबा मैं तो कभी जिंदगी में बात ही नहीं करूंगी, आपसे आपने याद करा दिया मुझे। तो मैंने उसे वीडियो दिखाई एक और बच्ची की कि देखो उसकी पियर्सिंग हुई, गन से होते पता भी नहीं चलता। उसने कहा नो बाबा मुझे तो बहुत ही पेन। गन वाली नहीं दिखानी थी ना, आप उसको एक वो जो होते हैं ना एस्थेटिक वाले जो होते हैं लोग जो काम करते हैं उसमें, वो उसको सुन करके और जल्दी से वो बस एक छोटा सा वो जो टॉप्स होते हैं बच्चों के लिए वो डाल देते हैं। गैस होता है कोई नहीं सी गन से ठक की ठक ये गन वाला काम बच्चे डर जाते हैं ना, क्योंकि वो आवाज़ आती है बेसिकली, वो बड़ी हॉरिबल होती है। अच्छा, डाइटरी सप्लीमेंट्स की हम बात कर रहे हैं शुएब, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हम फूड रिप्लेसमेंट्स के बारे में सोचें, बजाय इसके कि अगर हमने मल्टीविटामिन खाना है, अल्लाह ताला की इतनी बेशुमार नेमतें हैं। हम किसी भी फ्रूट की बात करते हैं, सीजनल फ्रूट सबके अपने अपने फ़ायदे होते हैं, और पाकिस्तान में जो हमारे 4 मौसम हैं, फिर हर मौसम का अलग फल होता है,
उसके जो फायदे होते हैं इंसानी सेहत के लिए वो हम कैसे इग्नोर कर देते हैं। और अब तो वो फल भी पाकिस्तान में है जो पहले यहाँ पे किसी मौसम में नहीं होते थे। नहीं एवोकाडोस होते थे, देख लें आप, अब हो गए पाकिस्तान में हैं। एवोकाडोस Yes. भी हैं। हम इंपोर्ट भी करते हैं अदरवाइज भी जो पाकिस्तान में मौजूद भी हैं, इतने रिच हमारे पास फल मौजूद हैं, सब्जियां मौजूद हैं, उनसे जो न्यूट्रिशंस मिल रहे होते हैं, अगर हम पहले तो हमारे दांत सलामत है, हम खा सकते हैं। Yes. और अगर खा नहीं सकते हैं हम उनको जूस की फॉर्म में ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप उनको अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं ताकि आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत न पड़े। एग्जैक्टली, वेजिटेबल्स जो घर में भी लगा। अदरवाइज हम देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं खाना ही सिर्फ चिकन है या राइस है, वेजिटेबल्स से तो ऐसे दूर भागते हैं जैसे पता नहीं वेजिटेबल काट लेगी उनको। नहीं काटती, ये कद्दू बैंगन शैंगन करेले तोरी कुछ नहीं आपको कहेगी। अच्छा, माय नीस इज वेरी फ्रेंडली विद वेजिटेबल्स। That's cool. वो तो कद्दू को भी चक्की काट ले। अच्छा, वैसे आज मेरी बेटी भी ना कद्दू तो खा लेती है, इतना कद्दू से हमने खिलाया उबाल के और पता नहीं किस किस फॉर्म में, तो शी इज गुड विद दैट। कद्दू तो वो खा लेती है। डॉक्टर कोमल से आई थिंक हम दोबारा कनेक्ट हो चुके हैं। डॉक्टर कोमल साथ मौजूद है? नहीं, इनकार समझा जाए इस बात को, इस खामोशी को। जब तक हमें आवाज नहीं आती तब तक आपको हमारी गुफ्तगू बर्दाश्त करनी पड़ेगी। यस, तो असल बात यह है कि जनाब आप फल और सब्जियां खाएं, अपने आप को बिल्कुल भी गरीब लाचार मस्कीन ना समझे कि आपने सिर्फ चिकन खाने और बाकी अपने डाइटरी सप्लीमेंट्स खाने हैं। अगर आप वेट लॉस की कोशिश करें तो भी आप कोशिश करें कि नेचुरल चीज़ें खाएं, ना कि आप सिर्फ चिकन पे लग जाएं। अच्छा, मुझे इससे ना एक वीडियो याद आ गई। उसमें वो एक खातून कहती हैं कि मैं गुजारा कर लूँगी, मैं प्याज से भी रोटी खा लूँगी। ताकि वो साहब कहते हैं बीबी तू रहन दे, प्याज भी बड़े महंगे ने। तू ना खा प्याज से रोटी। लेकिन वैसे प्याज आपका जो खाना होता है ना उसको 4 चांद लगा देते हैं। जिस भी शहर जाएं, जिस भी इलाके में आप जाएं, वहाँ का सबसे पहले आप प्याज खाएं। एग्जैक्ट, हदीस भी है। और उस प्याज खाने से बेसिकली अगर आप साइंटिफिकली देखें तो चूंकि उस जमीन का प्याज होता है तो आप इम्यून हो जाते हैं। फिर आप बीमार नहीं होते ना, वरना कहीं जाके आप बीमार हो जाते हैं, फिर कहते हैं अच्छा, मुझे पानी सूट नहीं करता। मैं वैसे तो कहीं जाके बीमार नहीं होती, लेकिन अगर मैं ट्रैवल करके जाऊँ तो फिर मैं बीमार हो जाती हूँ। ट्रैवल के बगैर कैसे जाती हैं आप? नहीं, कहने का मकसद ये है, देखें अगर बाय रोड जाना है, अच्छा। रास्ते ऊंचे नीचे होते हैं, बंदे को मतलब मोशन समझ आ गई। यानी अगर होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए सलमा कहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। मुझे पता है आपके हंसने की रीजन है स्वाद वाला। हमारा जो ट्रिप था उसमें ये हुआ था कि मैं बीमार हो गई थी रास्ते में, और वापसी पे ना अब इतने अच्छे अच्छे सेब नजर आ गए और हम सेब ले रहे थे और हमें सलमा से जब जैसी का अभी सीन निकला था मुंह से और मेरा हाथ ऐसे था, नहीं नाम नहीं लेना कुछ। और वो बहुत अच्छे सेब थे, शेब ने सुलह भी नहीं मारी इस्लामाबाद आने मैंने कहा ये ना आपका वो मामला चल रहा हो अभी तक। नहीं, वो तो एक दिन का मामला था, खत्म हो गया। इस्लामाबाद आके हशाश पिशाश हो गए हम लोग। इस्लामाबाद में रह के ना हम थोड़े से मतलब एक डिफरेंट एनवायरनमेंट के आदी हो जाते हैं। इतना डराया सलमान, उसके बाद हम कोई ट्रिप नहीं कर पाए किसी और जगह का। नहीं, वो रास्ते बहुत ऐसे गोलमोल से थे ना। स्वात हम फ्लड इफेक्टेड एरियाज में गए थे तो थोड़ा सा वहाँ जाना मुश्किल था। वहाँ जाके जो हमने हालात देखे थे वो काफ़ी परेशान कुन थे, क्योंकि पूरे के पूरे गांव तबाह हो गए थे, रास्ते मुनक़ता हो गए और स्पेशली क्योंकि हम खाने पीने की बात करें, वहाँ के फ्रूट्स कितना रिच फ्रूट उनके होते बागात थे, तबाह हो गए थे। यस, बागात तबाह हो गए थे, बहुत नुकसान हुआ था लोगों का। चलें एक बार और हम कोशिश करते हैं डॉक्टर कोमल से बात करने की। डॉक्टर साहब साथ मौजूद है? जी बिल्कुल। ग्रेट सर, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आप अपनी बात कंटिन्यू भी कीजिएगा। हम सप्लीमेंट्स की बात करें, थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा किसके लिए अहम, किसके लिए गैर अहम, तशखीस कितनी ज़रूरी, एल्डरली एज में क्या वाकई ज़रूरी हो जाते हैं? देखिए, सबसे पहले जरूरत यह है कि सप्लीमेंट्स होता क्या है, ठीक है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, मिनरल या विटामिन जो हमारी डाइट को सपोर्ट करता है वो सप्लीमेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग जब गलती करते हैं, जो लोग ये शिकायत करते हैं कि जो हम लोगों को तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं या प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा, वो उसको एज ए डाइटरी रिप्लेसमेंट यूज़ करने लग जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट है 80% आपने अपने फूड से पूरी करनी है, ठीक है। जो 20% है वो अगर आप किसी क्रॉनिक डिजीज की वजह से या आप किसी डायबिटीज का शिकार हैं या आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है, किसी डिजीज की वजह से अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस चीज को सप्लीमेंट से फुलफिल करेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक फीमेल है, ठीक है, वो प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, तो अब उसको अपने साथ साथ अपने बेबी के लिए भी उसको चाहिए कि वो विटामिन B12 भी ले, फॉलिक एसिड भी ले, आयरन सप्लीमेंट्स भी ले, ठीक है। अब इशू कहाँ पे आता है कि हम लोग कहते हैं कि डाइट, वहाँ पे हम लोगों के एब्रप्टली चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का CBC बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुका है, ठीक है, तो हम लोगों को उसके अंदर एब्रप्ट चेंजेस करने, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म का वेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट पर्पज हम उनको फॉरन आयरन सप्लीमेंट्स और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर देते हैं ताकि हम बर्थ डिफेक्ट से बच सकें। सही।
अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक चीज़ जो बहुत कॉमनली हम देखते हैं पढ़े लिखे लोगों में भी, हमारा पढ़ा लिखा तबका भी ज़रूरी समझता है कि अगर किसी वीकनेस के लिए डॉक्टर ने एक बंदे को फैमिली में प्रिस्क्राइब कर दिया है कि वो आयरन सप्लीमेंट शामिल कर ले अपने खाने में, या डेली एक वो कोई टैबलेट लेना शुरू कर दे, या फिर विटामिन डी 15 दिन में एक दफ़ा ले ले, तो वो घर में जिसको सेम प्रॉब्लम होता है वो सबको रिकमेंड कर देगा। इज़ इट हार्मफुल? और अगर आपका विटामिन डी लेवल लेट सपोज एक्सीड कर जाता है अपना जो उसका डिफाइंड लेवल होता है उससे, तो उसका नुकसान क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस है जो हम लोग करते हैं। हर पर्सन की डिफरेंट स्टेज होती है, उसकी डिफरेंट हिस्ट्री होती है जिसके ऊपर उसको सप्लीमेंट्स रिकमेंड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों को बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, इसको हम लोगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब जो हम लोग कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक पर्सन को अगर आपने विटामिन डी के दिए हैं, मे बी उसका हेयर फॉल हो रहा हो या उसके जोड़ों में दर्द है, उसकी बोन्स पेन है, इसलिए उसको विटामिन डी रिकमेंड किए गए हैं। एक पर्सन है उसको एंजाइटी अटैक हो रहा है, तो उसके और उन दोनों के सप्लीमेंट सेम तो नहीं होंगे, ऑब्वियस की बात है। तो ये हम लोग यहाँ पे गलती करते हैं। अब फर्दर हम जब मूव करते हैं कि हम लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अब एक छोटी सी बात, अगर बाल गिरने से मुतालिक भी बता दें कि अगर बाल गिर रहे हो तो रीजन जो भी हो, क्या सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल। बाल गिरने के लिए जो अंडरलाइन कॉज होते हैं वो 3 हो सकते हैं। या तो बायोटिन डेफिशिएंसी हो जाती है आपकी बॉडी में, या आपकी बॉडी के अंदर सीबीसी आपका ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, या आपकी बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। तो मेक श्योर कि हम लोग किसी एक चीज को टारगेट करें, अपने सीबीसी के टेस्ट करवाएं, ताकि पता चले कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से आया हमारे बाल गिर रहे हैं या विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से। ये हमारी एक नॉर्मल मिथ है कि हम लोग क्या करते हैं कि बाल गिर रहे हैं सब बायोटिन सप्लीमेंट्स लेने लग जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके अंदर बायोटिन की डेफिशिएंसी हो। अब जब आपके अंदर बायोटिन की डेफिशिएंसी नहीं है, आप उसके बावजूद उसके सप्लीमेंट्स लेंगे तो ऑब्वियसली टॉक्सिसिटी हो जाएगी और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। परफेक्ट। यानी पहले टेस्ट होना चाहिए, ज़ाहिर डॉक्टर आपको गाइड करेगा कि इस टेस्ट की रोशनी में जो डेफिशिएंसी है सिर्फ उसी को हमने मैनेज करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा साथ मौजूद थे, इस पर हमसे गुफ्तगू कर रही थी। नाज़रीन बढ़ते हैं आगे अपने आखिरी मौजू की तरफ। जुमे की मुनासबत से कोशिश हमारी होती है कि हम एक ऐसा मौजू चुनें जिसमें हम सबकी रहनुमाई हो कुरान और हदीस की रोशनी में, लेकिन उस सेगमेंट पर बढ़ने से पहले जो आगाज़ है उसका नाज़र रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम करेंगे और उसकी सादत आज हासिल करेंगे। सैयदा सबरीना बुखारी साहिबा साथ मौजूद हैं। किस कलाम का इंतखाब उन्होंने आज किया, उनकी तरफ बढ़ते हैं। करम इनकी विरासत है, करम इनकी विरासत है, अता इनकी विरासत है, करम इनकी विरासत है, अता इनकी विरासत है। नबी के हैं ये घर वाले, वफा इनकी विरासत है। वो हस्ती हो खदीजा की, वो ज़हरा हो कि ज़ैनब हो, वो हस्ती हो खदीजा की, खदीजा की वो ज़हरा हो कि ज़ैनब हो,
गवाह कुदसी हैं ए लोगो, गवाह कुदसी हैं ए लोगो, हया इनकी विरासत है, करम इनकी विरासत है, अता इनकी विरासत है। तो ये पत्थर मारने वालों से भी बदला नहीं लेते, क्योंकि करम इनकी विरासत है, दुआ इनकी विरासत है, करम इनकी विरासत है, अता इनकी विरासत है। जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम सबरीना आपने इंतखाब किया, जिसका आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने मौजू की, जिसके बारे में हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में जिक्र किया था। दूसरों के रास्ते की मुश्किलात हटाना, पत्थर हटाना, रुकावटें हटाना कितना बड़ा नेकी का काम है। और जब वो रुकावटें लगाना आप शुरू करते हैं, जब आप वो रास्ते बंद करना शुरू करते हैं, तो ये दूसरों के लिए कितनी तकलीफ़ का बायस बनता है। कोई मरीज़ एम्बुलेंस में दम तोड़ जाता है, कोई बच्चा अपने स्कूल के इम्तहान में नहीं बैठ पाता, उसका करियर तबाह हो जाता है, किसी की नौकरी, उसके रोज़गार का ज़रिया ख़त्म हो जाता है, कोई अपनी नौकरी के इंटरव्यू पे ना पहुंच पाए, उसको रोज़गार नहीं मिल पाता। ये सब बातें दूसरों के लिए कितनी तकलीफ़ का बायस बनती हैं। इसमें बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शहबाज अब्बासी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिल्कुल कोई सियासी से गुफ्तगू तो है नहीं, कोई सियासी जमात एहतजाज करे या कोई एक ग्रुप एहतजाज कर रहा हो, कहीं पर भी एहतजाज हो रहा हो, हमारा सिर्फ आज बात करने का मकसद है कि हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, कुरान और हदीस की रोशनी में क्या अहकामात हैं। एहतजाज सबका हक होता है, लेकिन उसका एक अंदाज़ होना चाहिए, किसी को तकलीफ़ न पहुंचाई जाए, किसी के रास्ते न बंद किए जाए। बड़ा अच्छा आपने स्कूल की बात की, अगर स्कूल बंद हो जाए, कई कई दिन के लिए बंद हो जाए, ये हुए हैं, कोविड ने पहले तंग किया, अभी एहतजाज अगर तंग करेगा तो बच्चों का हर्ज हो जाएगा। थोड़ा सा प्लीज़ डॉक्टर साहब ये बताइएगा, दीन हमें क्या सिखाता है। एहतजाज करने का एक अंदाज़ होना चाहिए, वो क्या अंदाज़ होता है, और इस तरह रास्ते बंद कर देना, इससे जो तकलीफ़ किसी को उठानी पड़ती है, उससे कितना बड़ा गुनाह हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक। रास्ते के आकाम को, पहला हुक्म क्या है, अहमियत, कि रास्ता किस कदर अहम है। अगर इस एतबार से हम बात करें तो कुरान हकीम की इब्तिदा ही सूरह फातिहा से होती है, और सूरह फातिहा को जब आप पढ़ते हैं तो वो क्या कहती है, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यहाँ से आप देखें कि रास्ते को डिफ़ाइन कर दिया कुरान हकीम ने, और 2 तरह के रास्तों का जिक्र हो गया। पहला कौन सा रास्ता, उन लोगों का जो इनाम याफ्ता हैं, यानी वो लोग जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी इनामात की बारिश करता रहता है। और दूसरा कौन सा, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन के लफ्ज़ हैं, यानी जो गज़ब में हैं और गुमराह लोग हैं। ठीक है, ये अहमियत समझाना मकसूद था आपको कि रास्ते की किस कदर अहमियत है। चाहे आप घर बना रहे हों, चाहे आप किसी जगह अपना कोई और सेटअप कर रहे हों, बुनियाद क्या है उसकी, बुनियाद है उसकी रास्ता। इवन देन कि अगर आप यहाँ तक चले जाएं कि अपना कारोबार सेट कर रहे हों, तो उसको भी किसी अवामी शहरा पे सेट किया जाता है, ताकि लोगों को आने जाने में क्या हो, दुश्वारी ना हो। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा आगे निकल कर देखिए, आज के इस दौर में जो डेवलप्ड दौर है, आपके पास इंटरनेट की किताबें आप उठाएं, जितनी भी कानून की किताबें हैं, उनमें अगर आप देखें तो ये नज़र आता है कि क्या है, उनमें कानून मौजूद हैं रास्तों के एतबार से। और क्या कहते हैं लोग, कम से कम ये होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। अगर आप कहीं पर किसी सोसाइटी को लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए भी पहले से अहकामात मौजूद हैं। अब आइए इस्लाम की तरफ
इस्लाम ने आज से 14 सदियां कबल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रास्ते का बुनियादी जो हुक्म है वो ये है कि कम से कम जो है वो 10 फीट होना चाहिए, कम से कम। ये मिनिमम जो है आप इस्लाम ने उसकी पैमाइश या मेजरमेंट जो है वो हमारे सामने रखी कि 10 दिन होना चाहिए, ठीक, 10 फीट होना चाहिए, सॉरी, कम से कम इतना है। अब इससे आप थोड़ा सा आगे निकलें, जब आप इससे थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल ईमानु बिदउन व सबऊन शुअबतन, आओ बाज़ जगहों पे आता है बिदउन व सित्तून शुअबतन, 70 हैं या 90 हैं, इस तरह से आप बात कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, और उसमें अफजल तरीन क्या है, फ़अफ़दलुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा, उसमें क्या है, इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, कि वो चीज़ जो किसी दूसरे को गुजरते हुए तकलीफ दे रही हो उसको रास्ते से हटा देना। क्या बात, ठीक है। अब आइए हुकूक और जिम्मेदारियों की तरफ। इंसान के ऊपर हुकूक आयद होते हैं और जिम्मेदारियां आयद होती हैं। अल्लाह के रसूल ने उन हुकूक के अंदर भी किसको शामिल कर दिया, रास्ते के हक को शामिल कर दिया, और ये फरमाया कि रास्ते का हक ये है कि आपकी वजह से किसी दूसरे को रास्ता चलते हुए जो है वो क्या हो, तकलीफ ना हो। अब मैं यहाँ 2-3 वाक़यात आपको सुना देता हूँ। एक वाक़या ये है कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, उनकी ये आदत थी कि वो गलियों के अंदर मजमा लगाया करते थे, आपस में बातचीत किया करते थे, गुफ्तगू होती थी, दीगर किस्म के वो मसाइल जो है वो डिस्कस किया करते थे। चूँकि उस वक्त कम्युनिटी हॉल्स का जो है वो सिलसिला नहीं होता था, या आपके पास ऐसी चीज़ें नहीं थी जहाँ आप आसानी से बैठ सकें, लोगों का इज्तिमा हो सके, तो सहाबा रस्ते में बैठ जाया करते थे। अल्लाह के रसूल ने उनको देखा और मना फरमाया, और फरमाया इय्याकुम, कि तुम क्या करो, ये रास्ते खाली कर दो। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हम तो रास्ते में किसी ऐसे मकसद के लिए नहीं बैठते कि जो बुरा हो या कोई और वजह हो। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर तुम्हें ये खुशगपियाँ करनी हैं तो ऐसी जगह का इंतखाब करो जहाँ पर तुम बैठो तो फिर तुम उसके हकूक़ भी अदा करो। अब उसके हकूक़ क्या हैं? जब कोई रास्ता चल रहा हो, आ जा रहा हो, तो आप उसको किसी किस्म की भी जो है कोई तकलीफ़ ना पहुँचा रहे हों। कोई रास्ता गुजर रहा हो तो आप उसको घूर ना रहे हों, ठीक, उसके शख्सी जो हुकूक हैं उनको आप पामाल ना कर रहे हैं। जब हम किसी का रास्ता रोकते हैं तो हम उसका हक सल्ब कर रहे हैं, हम उसके लिए मुश्किलात तो पहले ही खड़ी कर रहे थे, जो बजाय इसके कि हम उसके रास्ते का पत्थर हटा के एक नेकी करें, हम उल्टा अपने गुनाह बढ़ा लेते हैं दूसरों का रास्ता रोक के। और जैसे आजकल हमें सड़कों पे सूरत हाल नज़र आती है, हमें नहीं पता होता सब जब घर से निकलेंगे तो सलामत और खैरियत से, सलामती के साथ अपनी मंजिल पे पहुंच पाएंगे या नहीं। तो ये कितनी बड़ी हर्डल, कितना बड़ा चैलेंज है। हमें बहसियत इंसान और मुसलमान सोचना चाहिए कि हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक हदीस के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान के बहुत से शोबे में पहला कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह, और आखिरी रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटाना। मैं ज़रूर चाहूँगा कि सर इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें। देखिए, हम बात कर रहे थे किसके ऊपर, कि रास्ते के हुकूक क्या है। अब रास्ते का पहला और बुनियादी हक क्या है, उसको साफ रखा जाए। पहला और बुनियादी हक ये है कि उसकी सफाई होनी चाहिए। इसमें अल्लाह के रसूल की एक फरमान है, उसका मफहूम क्या है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 2 शख्सों पर लानत है, और उनमें से एक शख्स वो है जो रास्ते के अंदर किसी किस्म की जो है वो गिलाजत फैलाता है, गोया लईन है, जिसके ऊपर लानत की गई है। और लानत भी कौन कर रहा है? अल्लाह के रसूल लानत कर रहे हैं, कोई आम शख्स लानत नहीं कर रहा। पहला हक ये है। अब दूसरा हक उसका क्या है कि उसको कुशादा रखा जाए, खुले से खुला उसको बनाया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मैंने पहले भी आपको हदीस सुनाई कि आपने फरमाया कम से कम जो है उसकी क्या है मिकदार रास्ते की, वो है 10 फीट, और ज़्यादा जितना मर्जी आप कर लें। अच्छा, इसमें हम ये तो मौजू से हट जाएंगे, लेकिन हम ये भी देखते हैं अक्सर मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में या मुख्तलिफ बस्तियों में कि जहाँ पर इतने ऊंचे रैंप्स बनाए जाते हैं, घर इतना ऊंचा तामीर किया जाता है, फिर रैंप बनाते हैं, वो जो गली है, वो जो रास्ता है, वो आधा आपने उस रैंप से कवर कर दिया, वो ना गाड़ी गुजर सकती है ना बाइक गुजर सकता है, गुजरना महाल हो जाता है। ये जो घर बनाने वाले हैं जो कि इतना ऊंचा घर बना रहे हैं, उसकी तामीर में सर, चूँकि आपने बात की, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि रास्ता कुशादा रखा जाए, और हम उसकी ज़ाहिर है उसमें निगेट कर रहे हैं एक तरह से, इस तरह के अमल से। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि आपने जिस तरफ इशारा किया मैं इसी तरफ आ रहा था कि तीसरा हक ये है कि रास्ते के ऊपर कब्जा ना किया जाए, कब्जा ना किया, ठीक है। और ये वो कब्जा है जो आप रैंप की बात कर रहे हैं, और हम लोग इसको किसी एतबार से भी नहीं समझते, यानी बुरा नहीं समझते, हमारे यहाँ इसको कभी नहीं समझा जाता। हम ये कहते हैं यार ये तो हमारा हक है, हम अपने घर की तज़ीन व आराइश के लिए ऐसा कर रहे हैं, आसानी के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं उनके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, तकलीफ का बायस बन रहे होते हैं। बल्कि अल्लाह के रसूल ने किसी दूसरे की ज़मीन के ऊपर कब्जा करने वाला जो शख्स है उसको बदतरीन शख्स करार दिया है, ठीक है। और रास्ते के ऊपर कब्जा करना ये तो उससे भी ज्यादा बुरा और कभी फेल है, ठीक। अब इससे आइए चौथा है। चौथा क्या है कि रास्ता जो है वो आम गुजरगाह होता है, जहां पर से हर किस्म का शख्स जो है वो गुजर रहा होता है। ये रास्ते का चौथा हक है। अब उस रास्ते के अंदर किसी किस्म की भी डाइवर्शंस खड़ी कर जाना, चाहे आप ये कहें कि मेरा जमहूरी हक है
इससे निकल कर, इससे अलावा आपके पास कोई और है, मसलन आप कोई मजहबी प्रोग्राम जो है वो कर रहे हैं और आपने शामियाने लगा दिए या कुछ और कर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया, इससे हटकर किसी किस्म का भी कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जो अवामी इज्तिमा से ताल्लुक रखता है, उमूमी तौर पर लोगों से ही ताल्लुक रखता है, मगर उसमें आप बाज़ लोगों का जो है वो हक गसब कर रहे हैं या उनको खूबसूरत बात की। अब क्योंकि वैसे तो ये पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं है, ये एक जेनेरिक गुफ्तगू है आज के हालात के तनाजुर में, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोगों को इख्तलाफ राय भी उनका होता होगा, वो एहतजाज भी करते होंगे किसी बात से इख्तलाफ पर। एहतजाज के लिए हमारा मजहब क्या अहकामात देता है, हमें अगर किसी से इख्तलाफ है हम क्या अंदाज अपनाएं, देखिए मैं यहाँ सिर्फ एक वाकया कोट कर देता हूँ जिससे आपको ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे समझ आ जाएगी। हम खुद एक डेमोक्रेटिक कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं और इस्लाम के अंदर कहीं भी जबर नहीं है, वाहिद दीन है जो कहता है ला इकराहा फिद्दीन, कि इस दीन के अंदर कहीं पर भी जबर नहीं है, इवन के कबूल और रद्द में कबूल के एतबार से भी। सैयदना उमर फारूक का ज़माना है और आप खलीफा वक्त हैं, आप खड़े हैं और खिताब कर रहे हैं, खिताब करते हुए आप क्या करते हैं, महर को जो है वो महदूद करना चाहते हैं, हक महर जो होता है खातून का निकाह के वक्त, ताकि क्या किया जाए, मुआशरे में निकाह के इस काम को जो है ज़्यादा रिवाज दिया जा सके। ठीक है, आपने उसको महदूद करने की बात की, खातून खड़ी हो जाती हैं और वो कहती हैं कुरान तो ये कहता है कि फ़ला ताख़ुज़ू मिन्हु शैया, किंतारन के लफ्ज़ इस्तेमाल करके जो तुमने उनको दे दिया उससे वापस ना करो। सैयदना उमर फारूक वहाँ से नीचे आ जाते हैं, दोबारा घर चले जाते हैं और वहाँ ख़त्म हो जाता है। ये है इख्तिलाफ, ये है एहतिजाज, ये है राय, ये वो तरीका था जो हमारे इस्लाफ ने डेवलप किया था कि खलीफा वक्त नीचे आ गए और चले गए, सारी रात जाके उन्होंने स्टडी किया, सोचा उसके ऊपर और सुबह आके खड़े हुए और खड़े होकर ऐलान किया कि खातून जो कह रही थी वो दुरुस्त है, उमर को हक नहीं पहुंचता कि किताबुल्लाह के ऊपर जो है वो अपनी मर्जी और अपनी राय मुसल्लत करे। ठीक है, एहतिजाज करना बुनियादी तौर पर किसी एतबार से होता है। हम ये कहते हैं ना कि हम बेहतरी चाहते हैं, किसकी बेहतरी चाहते हैं, सिस्टम की बेहतरी चाहते हैं, मुल्क के अंदर जो दीगर मामलात हैं उनकी बेहतरी चाहते हैं। बुनियादी नुक्ता नज़र उनका क्या है कि जो चीज़ गलत है हम उसको सही करने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है जो सही चल रहा है आप उसी को गलत कर रहे हो। और इसी में चूंकि ज़ाहिर है बुनियादी तौर पे तो सब बात ये करते हैं ना कि हम मुल्क की फलाह की बात या आवाम की फलाह की बात कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे में हम अक्सर कानून की खिलाफ वर्जियाँ भी कर जाते हैं। एहतजाज का एक तो अंदाज़ इस पर हम बात करें, दूसरा कानून की खिलाफ वर्जी कर देना। अब ये जो एक रियासत का कानून है इसको चैलेंज करना, रियासत की रेट को चैलेंज करना, खिलाफ वर्जी करना, इस पर थोड़ी रहनुमाई कीजिए। रियासत जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव फिर मौजू हो जाएगा कि इंतज़ामी उमूर से किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक, जब हम रियासत की बात करते हैं तो एक जुमला है कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत जो है वो ईमान का हिस्सा है। ठीक है, हमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। और अगर आप आज से कबल रियासत मदीना की बात कर रहे हैं हम, या करीम आका अलैहिस्सलाम के दौर की बात कर रहे हूँ, तो अल्लाह के रसूल ने क्या किया, जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन मुरतब किया था। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन का बुनियादी मकसद क्या था, उसके 3 बुनियादी मकसद थे जिसको आज हम जमहूरियत की ज़ुबान में कह रहे होते हैं। पहली चीज़ क्या है कि अवाम की फलाह बहबूद, दूसरी चीज़ क्या है महफूज व मामून मुआशरा देना, और तीसरी चीज़ क्या है कि हर शख्स को जो है उसकी शख्सियत के एतबार से आज़ादी देना, जिसको आप इक्वलिटी का नाम आज के दौर में दे रहे हैं, मसावात की बराबरी का नाम दे रहे हैं। इन 3 चीज़ों के ऊपर जो है वो रियासत मदीना खड़ी हुई थी और अल्लाह के रसूल ने उसको बढ़ाया और बढ़ते बढ़ते आप ये देखते हैं कि आधी दुनिया के ऊपर मुसलमानों ने जो है वो हुकूमत की। ठीक है, अब कानून की जब हम बात कर रहे हैं तो कानून बुनियादी तौर पर किन किन हिस्सों में होता है। जब आप यहाँ बात करेंगे ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो हमारे पास एक कानून वो है जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें दिया हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना कि इक़्तिदार आला का मालिक कौन है, अल्लाह है। जब आप नीचे आ जाएंगे तो फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जब आप बात करते हैं, उन लोगों की बात करते हैं जिनके हाथ में ये सारी बागडोर दी गई है, तो फिर उनके ऊपर लाजमी होता है कि वो उन चीज़ों को इंश्योर करें। ठीक है, कानून की हुक्मरानी की बात भी करें, लोगों की फलाह की बात भी करें, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि असरे हाजिर में चाहे हमारा हुक्मरान तबका हो या हुक्मरानों से हटकर दीगर दूसरे लोग हों, वो सारे के सारे हमें जो है वो डिट्रैक्ट नजर आते हैं। एक तरफ हमें ये नजर आता है कि कानून की बालादस्ती कहीं पर नहीं है, एक तरफ हमें ये नजर आता है कि एक शख्स कानून को लेकर पूरी जगह घूम रहा होता है मगर कानून की सुनवाई कहीं नहीं होती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे जो इंसाफ या कानून देने वाले इदारे हैं वही किसी जगह हमें एग्जिस्ट करते हुए नजर नहीं आते। कई हमारे मुल्क में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बात। डॉक्टर साहब हम हालात हाजरा पे क्योंकि बात करें कि चल क्या रहा है, और आपने बड़ी खूबसूरत एग्जांपल कोट की कि एहतजाज का जो तरीका है, आप इख्तलाफ राय रखते हैं उसका इजहार करें लेकिन दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे। अब होता क्या है, क्योंकि अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है दूसरों को तो उसके लिए हमारा मजहब, हमारा दीन क्या कहता है, कुरान पाक में क्या है, बात उस पर भी बात हो जाए। हमारे लोग क्या करते हैं, सड़कों पे निकल आते हैं, रास्ते तो बंद किए सो किए, लोगों के घरों को आग लगानी शुरू कर दी, गाड़ियों को आग लगानी शुरू कर दी, किसी गरीब की मोटरसाइकिल जला दी। ये सब गुनाह जो करते हैं, जो किसी की जान चली जाती है, कहीं पे भगदड़ मच जाती है, कहीं पे हंगामा होता है, कहीं पे लाठियां बरस रही होती हैं, किसी के सर पे लग जाती है, ये सूरत हाल जिनकी वजह से पैदा होती है, जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं,
उनके बारे में क्या अहकाम आता है? देखिए, अब हम इसको इस पॉइंट से लेते हैं कि एक तरफ अगर अल्लाह के फसाद रसूल फैलाने ने वाले लोग। रास्ता जो है वो कुशादा करने वालों, खुला करने वालों के लिए जो है वो बशारतें फरमाई हैं। क्या फरमाया कि सबसे कम तरीन बात क्या है, तो दूसरी तरफ जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए क्या फरमाया। ठीक है, पहली चीज़ ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स के लिए कि उस शख्स को जन्नत सिर्फ इस वजह से मिली कि उसने रास्ते में एक कांटे भरी टहनी पड़ी हुई थी, उसको उठा दिया। ठीक है, ये इसको जन्नत मिल रही है। अब ज़रा इसका उल्ट आप खुद ही सोच लीजिए कि अगर कोई शख्स कोई इस किस्म के अमल का इर्तिकाब करता है जिसकी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ होती है, ठीक है, आप उसके माल की बात हम नहीं अभी कर रहे कि उसके माल का नुकसान हो गया, ठीक, उसकी जान चली गई, हम इसकी बात नहीं कर रहे, ठीक, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कफ़ुल अज़ा के लफ्ज़ हैं, कम तरीन अजियत किसी को अगर कोई शख्स दे रहा है तो वो क्या होगा। अगर इसको जन्नत मिल रही है तो अल्टीमेटली उसको जहन्नम मिल जाएगी। ठीक है, तो देख लें इसको इस एतबार से देखें। अब एक और मैं हदीस आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक शख्स उसके अकाउंट में या उसके यानी कि आप ये कहें कि नामा आमाल में किसी किस्म की भी कोई नेकी नहीं थी, उसने फ़कत क्या किया कि एक ऐसा दरख्त जो रास्ते में आ रहा था उसको काट दिया रास्ते से और लोगों के लिए गुजरना आसान हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत कर दी। क्या बात है। ठीक है, रास्ते से उसने दरख्त को काटा था। अब इस अमल को ज़रा यहाँ लेके आए आर्गूमेंट के तौर पे कि अगर कोई शख्स दरख्त काटता है और उसको जन्नत मिलती है तो वो शख्स जो मोटरसाइकिल चलाता है उसका आलम क्या होगा, फिर उसकी सज़ा क्या होगी। अगर कोई शख्स किसी दूसरे की इमारत को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी सज़ा क्या होगी। अगर कोई शख्स किसी शख्स की जान के साथ खेलता है तो उसकी सज़ा क्या होगी। बुनियादी तौर पे समझाना ये मकसूद है कि आज के इस दौर में जो तरक्की याफ्ता दौर है, जहाँ डिफरेंट किस्म के हमें जो है वो गिरोह भी नज़र आते हैं, नज़रियात भी नज़र आते हैं, लोग एक दूसरे के खिलाफ बात भी करते हैं, लेकिन बात करने की हुदूद क़ुयूद क्या है, क्या हम अखलाकियात का दामन थामे हुए हैं या नहीं है। क्या हम ऐसा कर रहे हैं कि अपनी बात को किसी उस एंगल से बयान कर रहे हो जिससे दूसरे को फ़ायदा हो। हालांकि हमारा तुर्रा इम्तियाज़ क्या था, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन तरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए क्या कर रहा हो, फ़ायदेमंद हो, सूदमंद हो। लेकिन हम किसी दूसरे को कहीं फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, हम दूसरों के रास्ते में रुकावटें ही खड़ी कर रहे हैं। आप सियासी एतबार से देखें, इंतजामी एतबार से देखें, किसी भी एतबार से आप उसको देख लें, हमें यही सूरत हाल नज़र आती है। इसका वाहिद हल है और वो हल क्या है कि हमें फिर से अपना जो पुराना रास्ता था जिससे हम डी ट्रैक हुए हैं उसकी तरफ जाना है। हमारा कुरान हमें क्या सिखाता है, हदीस की रोशनी में हम किसी भी मामले को किस तरह से समझ सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर शहबाज अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त के ख़त्म, इस गुफ्तगू को याद रखें, दुआ में हमें भी याद रखें। वीकेंड है, मुलाकात मंडे को करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।